बहुत समय पहले की बात है, चारों तरफ की नदियां, तालाब, कुएं सूख गए थे। कृष्णपुर गांव में तेज भीषण गर्मी ने वहां के लोगों का सुख चैन छीन लिया था। वहां के लोगों के लिए हर महीने की तरह इस बार भी पानी की कमी अधिक मात्रा में बरहा चुकी थी। गांव में कभी हल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो पाता था। बारिश का पानी जितना गिरता, वह सब झरने की ओर बह जाता था। अरे सुमित्रा, जरा एक गिलास पानी तो देना पीने के लिए। अरे पानी पीने से पहले आपके लिए हलवा बना दूं। अरे हाँ सुमित्रा, हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। तुम पहले हलवा ही बना। अरे हलवा छोड़िए, मैं आपके लिए लड्डू बना दूं, क्योंकि गर्मी में लड्डू खाएंगे तो आपके पेट में ठंडक रहेगी। अरे सुमित्रा, लड्डू का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो एक काम कीजिए, आप यह पानी पी लीजिए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा? मैं तो बस एक गिलास पानी मान रहा था। अरे जी, सारे तालाब सूख जा रहे हैं और नदी का पानी भी खत्म हो रहा है, और मैं पानी कहाँ से लाऊं? घर में एक भी गिलास पानी नहीं बचा है। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। शायद उनके पास कोई योजना हो जिससे हमें पीने को पानी और खाने को अनाज मिल जाए। हरिया पानी और अनाज की समस्या लेकर सरपंच जी के घर जाता है। सुनिए जी, ये फ्रिज बिल्कुल भी पानी ठंडा नहीं कर रहा है। दिन भर की गर्मी वैसे ही बर्दाश्त नहीं हो रही है और ऊपर से ये फ्रिज भी खराब हो गया। इसे आप किसी आदमी को बुलाकर ठीक तो नहीं करवा देते हैं? कमला, अब यही काम रह गया है। अभी किसी आदमी को बुलाकर ये फीस भी ठीक करवा दूंगा। तुम तो मौका ढूंढती रहती हो मुझे बातें सुनाने के लिए। बातें तो मैं तब सुनाती आपको जब कोई काम की उम्मीद होती आपसे। आप तो केवल नाम के सरपंच हैं, काम तो कोई होता नहीं। गांव भर की परेशानी दूर करने में लगे रहते हैं, मगर आप अपने घर का कोई काम नहीं करते हैं। अरे कमला, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो हर तरह से कोशिश करता हूँ कि इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। एक फ्रिज तो ठीक नहीं करवा सके। एक हफ्ता हो गया बोलते बोलते कि करवा दूंगा, और आज तक नहीं करवाए। आज भी वही हाल है। अब तो ये पुराने मटकी का पानी ही पीना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, अभी फ्रिज ठीक करवा दे रहा हूँ। अब ज्यादा मत बोलो। मैं अभी किसी आदमी को बुलवाता हूँ और फिर अच्छी तरह से ठीक करवा दे रहा हूँ। तभी हरिया सरपंच जी के घर आता है। सरपंच जी, आपको तो पता है कि इस बार कितनी भारी गर्मी हो रही है। सूरज की किरणें धरती को तपाए जा रही हैं और उसी का परिणाम है कि हमारे गांव का तालाब भी सूखता जा रहा है, जिसके कारण पानी भी नसीब नहीं हो रहा है पीने के लिए। हरिया, मुझे पता है कि तालाब का पानी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। जहां सभी गांव वाले मछलियां मारा करते थे, वहां अब गांव के लोग गाय भैंस चराने ले जाते हैं। वहां पर पानी का नामो निशान तक नहीं है। अभी कुछ अनाज तो बचा है ना खाने के लिए? सरपंच जी, अनाज से थोड़ा बहुत पेट भरता है और पानी के बिना खाना मानो हजम ही नहीं होता है, जिससे पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण घर के लिए राशन भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। अरे हरिया, मैं सब समझ रहा हूँ। तू एक मेहनती किसान है तो कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता है। इस गांव में कोई आदमी मदद के लायक है तो वह तो है। ये ले पैसे, ये 500 रुपए हैं। माना राशन खरीदने के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, और वैसे भी तेरे जैसे मेहनती आदमी को मना करना मेरे बस की बात नहीं। सरपंच जी, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने ये पैसे देकर मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आप ना होते तो जाने क्या होता। मेरा और मेरे पूरे परिवार का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हरिया, उपकार की बात छोड़ दे रिया। पूरे गांव वालों का काम है एक दूसरे की मदद करना और आपस में मिलजुल कर रहना। एक बात हमेशा याद रखना हरिया, जब तू देने लायक हो जाए तो किसी भी इंसान की सहायता करने से पीछे नहीं हटना। असली इंसानियत की यही पहचान होती है। इसी गांव में धनश्याम नाम का एक धनी आदमी रहता था और उसकी पत्नी का नाम सविता था। अरे सुनिए जी, इस बार इतनी भारी गर्मी पड़ी डीडीएच रही है, हाथ से कपड़ा धोना नहीं बन रहा है। अब तो मुझकी कोई बात नहीं सुनना है, इसलिए आप मेरे लिए वॉशिंग मशीन ला दीजिए। अरे सविता, तुम्हें पता है ना, अब हमारा कोई व्यापार भी नहीं चल रहा है। अब पहले की तरह धनी भी नहीं रह गए हैं, और पहले तो गांव वाले मेरे पास कुछ सामान गिरवी रखने आते थे। अब तो मैं ही सोच रहा हूँ कि कोई सामान गिरवी रख दो जिससे कुछ पैसे मिल जाए। काम करने की योजना मैं आपको बताती हूँ। हाँ सविता,
अब तुम ही कोई रास्ता बताओ, मुझे क्या करना है क्या नहीं। देखिए जी, गांव के बीचों बीच में जो तालाब है ना, उसमें अब कुछ मात्रा में ही पानी बचा है। इतनी भारी गर्मी होने के कारण पूरे गांव वालों का ध्यान वहीं पर है, मगर अब वो पानी पहले की तरह शुद्ध नहीं रह गया है। अब वह पानी पीने लायक भी नहीं है। तो फिर क्या करूं? मैं सविता उस तालाब को ऐसे ही नहीं सूखने दे सकता हूं। अरे जी, तालाब को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें, मगर पूरे गांव में एक अफवाह फैला सकते हैं कि तालाब का पानी पीने से तबीयत खराब हो रहा है, जिससे थोड़ा सा डर लोगों में बैठ जाए, और तब सभी गांव वाले अपने लिए कोई उपाय जरूर ढूंढेंगे। फिर हम लोग उनसे बोलेंगे, हमारे नदी में अभी भी साफ पानी है, हम लोग पैसे के बदले गांव वालों को थोड़ा पानी देंगे। फिर सभी लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए हमसे पानी खरीदेंगे। अरे वाह सविता, तुम तो अपने भविष्य के बारे में सोचती हो, बिना किसी इंसान को हानि पहुंचाए। अपने बारे में भी सोचती हो और दूसरों की मदद करने के बारे में भी सोचती हो। यही तो होती है अमीरों वाली बात। जैसे ही अंधेरी रात होती है और पूरा गांव वाले सो जाते हैं, घनश्याम अपने घर से बाहर निकलता और तालाब की ओर चल देता है। तालाब के पानी में केमिकल मिला देता है। अब तालाब के पानी में केमिकल मिल चुका था, जिससे पानी अशुद्ध हो गया था। सुबह जब सभी गांव वाले तालाब में पानी भरने जाते हैं, उस तालाब के पानी में केमिकल मिला देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। अरे हरिया, ये तो बहुत बड्ढी विपत्तियां पड्ढी। अब तो पानी में केमिकल मिल चुका है। जरा सोचो, हम सभी गांव वाले पीते तो सभी गांव वालों की तबीयत खराब हो जाती। यही तो मंगरू भैया, मैं भी यही कब से सोच रहा हूँ। अब तो हम लोग ये पानी नहीं पी सकते। जाने किसने हमारे पानी में केमिकल मिला दिया है, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। एक काम करते हैं हरिया, चलो हम लोग सरपंच जी के घर चलते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। शायद उनके पास कोई तरकीब हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मंगरू भाई। इस परिस्थिति में कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वह केवल सरपंच जी है। चलो अभी चलते हैं उनके पास, शायद उनके पास इस परेशानी का कोई उपाय हो। मंगरू और हरिया सरपंच जी के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। सरपंच जी, अनर्थ हो गया। ये किसी की बहुत बड्ढी चाल लगती है। पता नहीं किसने हमारे तालाब के पानी में केमिकल मिला दिया है। प्यास के मारे सभी गांव वालों की तबीयत खराब हो रही है। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। हाँ सरपंच जी, अगर इस समय कुछ नहीं किया गया तो हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। हम लोग पानी लाए तो लाए कहां से? हमारे गांव की सभी नदियां सूख चुकी हैं और तालाब में केमिकल मिल चुका है। मंगरू और हरिया, मैं तुम लोगों की बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग चिंता न करो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ और गांव वालों को इस परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम लोगों की सहायता जरूर करूंगा। मेरे पास एक नदी है जो अभी ठंडा पानी देता है, और दादी मेरे पुराने जमीन के पास है। तुम लोग वहां से पानी भर सकते हो। सच में सरपंच जी, अगर आप हम सभी गांव वालों को अपने नदी में से पानी भरने देंगे तो गांव की स्थिति फिर से सुधर जाएगी। गांव मेरा भी परिवार है। मंगरू और अपने परिवार की सहायता करना सबका फर्ज होता है। तुम सभी लोग जाकर पानी भरो। अगर घनश्याम कुछ कहे तो मुझे बताना। सभी गांव वाले सरपंच जी के नदी से पानी भरने लगते हैं, मगर इतनी भारी गर्मी होने के कारण पानी भी सूखने लगता है और पूरे गांव में मात्र यही एक जरिया था पानी मिलने का। लेकिन जब सभी गांव के लोग पानी भरने लगते हैं और नदी सूख जाता है, गांव के लोग बर्तन लिए इधर उधर दर दर भटकते हैं। प्यास के मारे बूढ़े बुजुर्ग आसमान की ओर देखते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं। देखो हरिया, अब तो हमारी नदी भी सूख गई है। जीव जंतु पानी के मारे तड़प रहे हैं और सभी गांव वाले भी प्यास के मारे इधर उधर भटक रहे हैं। हरिया, मेरे बस में जितना था मैंने उतना गांव वालों का मदद किया। अब मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। सरपंच जी, बूढ़े बुजुर्ग बिलख रहे हैं और बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे हैं। गांव की औरतें दूर दूर तक इधर उधर पानी के लिए दर दर भटक रही हैं। केवल एक ही रास्ता बचा है। घनश्याम सेठ जी के पास चलते हैं। सुना है उनके नदी में आज भी बिल्कुल ठंडा साफ पानी है। माना वो अमीर है। आखिर हम भी लोग इसी गांव के सदस्य हैं ना। अगर हम सभी गांव वाले मिलकर उनसे मदद मांगे तो शायद वो हमारी सहायता करें। चलिए सरपंच जी, गांव वालों को साथ लेकर घनश्याम सेठ जी के घर। अगर हम उनसे दया की भीख मांगने नहीं
बल्कि इंसानियत के नाते उम्मीद लेकर जाएंगे। आज भी एक गांव वाले की मदद न करे तो वह किस काम का। तो चलो गांव वालों, अगर तुम सब तैयार हो तो अभी इसी वक्त हम सब मिलकर घनश्याम सेठ जी के घर पर चलते हैं। उनको अपनी परिस्थिति बताएंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम सब हम लाचार जरूर है मगर इज्जत नहीं। सभी गांव के लोग घनश्याम सेठ के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। अरे सरपंच जी और हरिया मंगरू, तुम सब मेरे घर, क्या बात है? घनश्याम जी, अब हमारी परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है। गांव की नदियां सूख गई हैं और हमारे खेतों में दरारें पट हच चुके हैं। बुजुर्ग सब प्यास के मारे तड़फ रहे हैं। अब बस आपका नदी ही बचा है जिसमें पानी अभी भी है। हम सभी गांव वाले आपसे सहायता मांगने आए हैं। क्या आप हमें पानी दे सकते हैं पीने के लिए? हम आपसे भीख मांगने नहीं आए, बल्कि इंसानियत के नाते आपके पास आए हैं। भूख प्यास ने हम लोगों को इस हाल पर ला दिया है, मगर हमारी आत्मा अभी भी जिंदा है। अरे हरिया, जब पूरे गांव का पानी खत्म हो गया है तो तुम लोग मेरे नदी पर नजर गड्ढा लिए। यह नदी मैंने अपने खुद के पैसों से खुदवाया है, अपने खून पसीने की कमाई से, और ऐसे फ्री में मैं किसी को अपने नदी का पानी नहीं दे सकता हूँ। तो आप पानी की भी कीमत लेंगे? आपको तो पता है ना, जल प्राकृतिक का दिन है और इसका कीमत नहीं। पता है सरपंच, पानी की कीमत नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन परिस्थिति खराब होना तो हर एक चीज की कीमत लगाई जाती है। तुम लोगों को पानी चाहिए तो उसके बदले में मुझे पैसा भी देना पड़ डीडीएगा। अगर तुम सब पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम लोगों को पानी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, अगर आप पानी के बदले पैसा लेना चाहते हैं तो हमें आपकी यह शर्त मंजूर है। हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और आपसे पानी खरीदेंगे, क्योंकि अब भूख प्यास ने हमें उस हाल पर ला दिया है। अगर एक बूंद पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। कुछ हफ्ते बाद घनश्याम ने नदी के पानी की कीमत अचानक से बढ़ा दिया। पहले जो पानी 20 रुपए में मिल रहा था, अब उसकी कीमत 100 रुपए कर दिया। ये बात सुनते ही गांव के लोग परेशान हो गए। किसानों और मजदूरों के लिए यह बोझ सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। अरे सविता, तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग की वजह से तो मैंने अब इतना पैसा कमा लिया है। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने नदी का पानी बेचकर इतने पैसे कमा लिए हैं, जिससे हमारा हाल पहले की तरह हो जाएगा। अगर इसी तरह हमारी कमाई होती रही तो हम एक दिन रामपुर शहर के सबसे धनी जमींदार हो जाएंगे। क्यों ना होंगे? आखिर तरकीब जो मेरा था, वरना आप तो यूं ही खाली हाथ रह जाते और सोचते क्या करूं, कैसे करूं। मैंने ही तरकीब लगाया। इतने अच्छे मौके का फायदा उठाओ। सविता, चलो मान लिया तुम्हारा तरकीब अच्छा था। तुमने तो जैसे मेरी किस्मत का ताला ही खोल दिया है। अब तुम देखना कि मैं एक हफ्ते में तुम्हारे लिए एकदम महंगा वॉशिंग मशीन लगवा दे रहा हूँ, वही वाला जो ऑटोमेटिक चलता है और बिना आवाज किए। अरे जी, बात सुनिए। नदी के पानी बेचने के साथ साथ मेरे नाम से खेत खरीद दीजिए, और पता नहीं कब हालत कैसे आ जाए, इसलिए बोल रही हूँ। सविता, जब किस्मत हमारे साथ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा तरकीब है तो खेत क्या तुम चाहो तो तुम्हारे लिए नया घर बनवा दूंगा। अब मैं रुकूंगा नहीं, बस आसमान जितना उड़ान भरना है मुझे। घनश्याम से पानी की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है, जैसे नदी में पानी नहीं बल्कि हीरा हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गरीब मजदूर तो पानी के बिना ही इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तालाब भी सूख रहे हैं और जीव जंतु प्यास के मारे तड़प रहे हैं, और हम सब भी भूख प्यास से मर जाएंगे। सरपंच जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर अब बैठने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, एक ऐसी तरकीब जो अच्छे से काम कर गया तो घनश्याम से की उसकी अक्ल ठिकाने हो जाएगी। क्या बात है हरिया, कोई रास्ता निकाल सकता है तो आज भी तू ही है। बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? चाहे जो भी करना पड़ेगा मुझे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। गांव वालों का प्यास मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हरिया सरपंच जी को अपना आइडिया बताता है, और उसी रात हरिया और मंगरू दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी घनश्याम वहाँ आ जाता है और उन लोगों की बातें सुनने लगता है। मंगरू, तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या तूने सुना है सरपंच नदी की बात? नहीं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सुन मंगरू, उस सूखे नदी में एक डाकू ने बहुत सारा सोना चांदी हीरा छुपाया था। क्या कह रहे हो हरिया? अगर सरपंच के नदी में बहुत सारा सोना, चांदी और हीरा है, वो भी इतना सारा जो पूरे गांव वालों का किस्मत बदल देगा, तो क्यों ना हम लोग पूरा सोना चांदी और हीरा निकाल लें। और वैसे भी उस हीरे पर हम सभी गांव वालों का हक है। यही तो बात है।
मंगरू भैया, ऐसा ही तो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वह नदी सूखा ही नहीं बल्कि अब उस सोने चांदी और हीरे की सुरक्षा के लिए सरपंच जी ने वहां पहरेदार लगवा दिया है। इसीलिए हम अंदर झांक तो क्या उस नदी को देख भी नहीं सकते। फिर हम लोग क्या करें हरिया, जिससे वो सोना चांदी बाहर निकाल सके? बताओ, करना क्या है? मंगरू भाई, अगर हम लोगों को वह सोना चांदी और हीरा चाहिए तो उस पुराने बीरा नदी को खरीदना पड़ेगा, तब जाकर वह सोना चांदी और हीरा हम लोगों का होगा। तो यह बात है, सरपंच जी के नदी में ढेर सारा सोना चांदी और हीरा है। लगता है कि अब मुझे सरपंच जी का नदी खरीदना पड़ेगा, जिससे वह सारा सोना चांदी और हीरा मेरा हो जाएगा। अगले दिन घनश्याम सरपंच के पास जाता है। घनश्याम जी, आज आप मेरे घर में ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बताइए कैसे आना हुआ? अरे सरपंच जी, मैं फायदे के लिए नहीं आया, मैं तो बस गांव वालों का वह तकलीफ दूर करने आया हूँ जो मैं गांव वालों को रोज पानी के लिए इधर उधर भटकते हुए देखता हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं आपका वह सूखा नदी जिसमें दरार पड्डी डीएच चुकी है, मैं वह नदी आपसे खरीद लो और मैं बदले में अपना पानी वाला नदी को गांव वालों को दे दूंगा, जिससे उन लोगों की प्यास मिट सके, क्योंकि मैं उन लोगों को तकलीफ और नहीं देख पाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गांव वालों को अपना पानी वाला नदी देंगे, मगर आपको मेरा सूखा नदी लेकर क्या मिलेगा? बात नुकसान और फायदे की नहीं है सरपंच, बात इन गांव वालों की है जो मैं इन लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकता हुआ देखता नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? आपने वह नदी उन गांव वालों को क्यों दे दिया और उसके बदले सरपंच जी से वह नदी क्यों खरीद लिया? वह नदी तो पूरी तरह से सूख चुका है और उसमें तो दरारें भी पड़ी डीएच चुकी हैं, और उस सूखे नदी से आपको क्या मिलेगा? अरे सविता, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। वह सूखा नदी मैंने सरपंच जी से इसलिए खरीद ली क्योंकि उस नदी में ऐसा चीज है जो हमारा भाग्य बदल देगी। भाग्य बदल देगा? वो बेजान नदी हमारा भाग्य कैसे बदल सकता है? अरे सविता, तो मेरी बात सुनो, ये सब मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हरिया और मनु को बात करते सुना था कि सरपंच जी के नदी में एक डाकू ने बरसों पहले ढेर सारा सोना चांदी छुपाया था और आज रात में मैं वो हीरे निकलने जाने वाला हूँ। घनश्याम अंधेरी रात को घर से बाहर निकालता है और सरपंच के नदी की तरफ चल देता है, और वह उस नदी के अंदर जाता है, पर उसे वहाँ कोई सोना चांदी नहीं मिलता है। उसी वक्त वहाँ हरिया, मंगरू और सरपंच आ जाते हैं। हरिया, तू तो कह रहा था कि इस नदी में हीरा और सोना चांदी है, पर मैंने तो पूरा नदी छान मारा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। न ही 1 रुपया और न ही किसी डाकू का हीरा मुझसे झूठ बोला। और हरिया, मैंने फ्री में अपना पानी से भरा नदी उन गांव वालों को दे दिया। घनश्याम सेठ जी, आप मेरी पहले एक बात सुन लीजिए। जो इंसान इतनी जल्दी अपना पानी से भरा नदी यूं ही किसी को दे दे तो वह बहुत बद्धा मूर्ख होता है। यह तो बहुत बद्धा चतुर होता है। नदी की वजह से आप पैसे कमाते थे, लेकिन आपके बढ़ते कीमत के कारण बूढ़े बुजुर्ग पानी के बिना तड़प रहे थे और बच्चे अपना दम तो ढा रहे थे। तो हरिया, तुमने मुझे मूर्ख बनाया और मेरा मजाक उड़ाया। नहीं घनश्याम सेठ जी, हरिया ने आपका मजाक नहीं उड़ाया और न ही आपको मूर्ख बनाया, क्योंकि जिसको पैसे की लालच हो उसे क्या मूर्ख बनाना, और आप अपने पैसों की लालच में खुद ही फंस गए सेठ जी। तो क्या आप मेरा कुछ नहीं है सरपंच जी? हाँ घनश्याम सेठ जी, अनाज पानी भगवान ने हम सभी इंसानों को बराबर हिस्सों में दिया है। उस पानी का पैसों से कीमत लगा रहे थे और आपने उसी पानी को अपना धंधा बना लिया था। घनश्याम नीचे जमीन की ओर देखता है, फिर अपना सिर उठाकर पछताते हुए सरपंच से बोलता है। सरपंच जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे झांत हुआ है कि मैंने कितना बद्धा कदम उठाया था और पानी की कीमत लगाकर मैंने गरीब लाचार गांव वालों पर जो अत्याचार किया है, उसके बाद मैं माफी के लायक नहीं हूँ। फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। घनश्याम सेठ जी, आप चरित्र अब साफ है तो मैं वो पानी से भरा नदी आपको ही दूंगा। पर याद रहे घनश्याम सेठ जी, वह नदी केवल आपका नहीं बल्कि गांव मोहल्ले के लोगों का भी है, और आप उस नदी के बस रखवाले होंगे। घनश्याम सेठ जी को जब पानी से भरा नदी मिल जाता है तो सभी गांव वाले बिना पैसे के ही पानी ले जाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि पानी जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके बिना जिंदगी जीना आसान नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है।